हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। वापस हम आपके सामने हैं सोशल चेंज के पार्ट 3 को लेकर। सामाजिक परिवर्तन का जो पार्ट 3 है लेक्चर सीरीज में, वो सिद्धांतों के ऊपर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। आज के समय में हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे सिद्धांत हैं और अब तो कहा जाना चाहिए कि जब वैश्वीकरण के बाद जब समाज में इतना बदलाव आया तो बहुत सारी नई थ्योरी भी इमर्ज हुई हैं, लेकिन एज यूजुअल हम केवल सिलेबस में जो आपकी थ्योरीज हैं यहाँ उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो थ्योरीज हैं वो 3 थ्योरी हैं और उन 3 थ्योरी की हम यहाँ चर्चा करेंगे। ऑगबर्न की थ्योरी है, पीए सोरेकिन की थ्योरी है और मार्क्सियन थ्योरी है। तो 3 सिद्धांत है आपके सिलेबस में, आज हम सिर्फ केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहली थ्योरी हम लेते हैं ऑगबर्न की। विलियम ऑगबर्न नाम है इनका, विलियम एफ ऑगबर्न। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो कल्चरल लैग थ्योरी या सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत कहलाता है। उन्होंने ये तर्क दिया कि किसी भी समाज में भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की दर अलग अलग होती है। पहले मैं यह क्लियर कर दूं, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं संस्कृति चैप्टर, तो संस्कृति में हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार की संस्कृति होती है या संस्कृति के 2 स्वरूप होते हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, ऑब्जर्वेबल होती है, टचेबल होती है, और अभौतिक संस्कृति जिसे आप देख नहीं सकते। यानी भौतिक संस्कृति जैसे जो भी आप अपनी जीवन जीने के लिए सामान इस्तेमाल करते हैं, संसाधन इस्तेमाल करते हैं, टेबल, कुर्सी, फ्रिज, कपड़े, घर, खाना पीना, तो जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं जो आपको दिखाई दे रही है दुनिया में सारे चारों तरफ, वो सब आपकी भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। और अभौतिक संस्कृति आपके विचार, विचारधारा, वैल्यूज, आइडियाज, ये सारी चीजें अभौतिक संस्कृति है, बिलीफ सिस्टम। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ठीक, अब वापस से उस लाइन को देखिए कि ऑगबर्न कहते हैं कि किसी भी समाज में भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में जो बदलाव की दर होती है वो अलग अलग होती है। दोनों में एक ही स्पीड से, एक ही गति से बदलाव नहीं होता। सामान्यतः भौतिक संस्कृति में तो परिवर्तन की दर अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की तुलना में अधिक होती है। यानी भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होता है और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की दर धीमी होती है। भौतिक संस्कृति यानी जो साजो सामान, उपकरण आपके सामने हैं वो तो तेजी से बदलते हैं। आप देखते हैं कि आज एक तरह का मोबाइल आया, थोड़े दिनों में दूसरा मोबाइल आ गया। ऐसे ही कोई नए अप्लायंसेस आते हैं, किचन अप्लायंसेस ले लीजिए, होम अप्लायंसेस ले लीजिए, थोड़े दिनों बाद नया मॉडल आ जाता है, आपकी गाड़ियों का मॉडल, आपके कपड़ों का डिजाइन। ठीक है, तो वो सब चीजें तीव्र गति से बदलती हैं। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है, आपकी मानसिकता है, आपकी सोच है, आपकी एटीट्यूड है, आपके इंटरेस्ट, वो सारी चीजें, बिलीफ सिस्टम है, उनमें परिवर्तन तो होता है लेकिन बहुत धीमी गति से होता है। आप अगर प्राचीन समय से देखें तो जो संसाधन घरों में, रसोई में और आपके घर के बाहर नॉन डोमेस्टिक स्पेस में जो हमारी बड़ी बुजुर्ग पीढ़ी इस्तेमाल करती थी और हम जो इस्तेमाल करते हैं, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर आया है। वो जो इस्तेमाल करते थे और हम इस्तेमाल करते हैं, आप कंप्यूटराइज में हैं, वहाँ हैंडमेड ज्यादा चीजें होती थी, तो वो बदलाव आया। यानी जो भौतिक संस्कृति थी उसमें परिवर्तन तीव्र गति से आया। लेकिन अभौतिक संस्कृति की अगर बात करेंगे आप, तो जो आपके पूर्व पीढ़ी या एल्डर जनरेशन में थी और आज है, उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आ रहा है लेकिन परिवर्तन की दर बहुत धीमी है। कई पीढ़ियों तक सेम चीज चलती रहती है और फिर थोड़ा बहुत बदलाव होता है। तो जो दर की असमानता है दोनों में, जो परिवर्तन की जो दर है, रेट ऑफ चेंज है, उसकी जो असमानता है वही विलंबन यानी कल्चरल लैग कहलाता है। उसी को ऑगबर्न ने कहा ये कल्चरल लैग है, जिसके कारण समाज में असंतोष, तनाव उत्पन्न हो जाता है और समाज की जो शक्ति है वो प्रेरित या बाध्य करती है मनुष्य को कि वो इन तनाव को कम करने के लिए नई प्रणालियों को, नए सिस्टम को उत्पन्न करे। और नवीन प्रणालियों के निर्माण की प्रक्रिया ही सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। ठीक है, तो अब इसको एक नेक्स्ट स्लाइड से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये एक हमने चित्र बना के इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारे पास एक ये लाइन जारी है वर्टिकल, जो कि भौतिक संस्कृति को प्रस्तुत कर रही है
और ये एक हमने ब्रेक करते करते एक एरो करते हुए लाइन बनाई है जो अभौतिक संस्कृति है। ये स्पीड को बता रही है क्योंकि कंटिन्यूएशन में तेजी से बदलाव हो रहा है, तो इसमें परिवर्तन की गति तेज होती है। और इसको ब्रेक कर करके टूटा टूटा इसलिए बनाया, इसमें परिवर्तन की गति धीमी होती है अभौतिक संस्कृति में। तो इन दोनों के बीच एक संस्कृति के दोनों हिस्से हैं। संस्कृति का एक हिस्सा तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक में धीमी गति से बदलाव हो रहा है। उसकी वजह से संस्कृति के बीच में गैप आ जाता है। दो लोग एक साथ एक दिशा के लिए चले, एक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, एक धीमी गति से बढ़ेगा, तो क्या होगा, दोनों के बीच में एक गैप आ जाएगा। और इस गैप को, चूंकि ये दो संस्कृतियों के बीच का गैप है, इसको इन्होंने संस्कृति विलंबन की संज्ञा दी, कल्चरल लैग की संज्ञा दी। किसने? ऑगबर्न ने। वो ये कहते हैं, और इसके कारण समाज में तनाव और संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप जो कोई भी जब सामान खरीदते हैं घर के लिए, अप्लायंसेस खरीदते हैं किचन के लिए, घर के लिए, तो जब आप अपने अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उसमें आप कहीं भी उस तरह उसकी उपयोगिता देखते हैं, उसका यूजफुलनेस कितना है, और उस चीज को खरीद लेते हैं। उसमें आप कहीं कोई धर्म, कोई जाति और कोई किसी भी तरीके का कोई भी चीज नहीं लगाते। लेकिन जब आप कोई संबंध स्थापित करना चाहते हैं, या तब अपने विचारों की जहां आपकी बात आती है, वहां फिर आप सोच विचार को महत्व देते हैं। आप उसके बारे में सोचते हैं, ये उचित है, अनुचित है ना, करना, और ये हमारी कल्चर के, हमारे वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं है, ये है। वहां आपका परिवर्तन, आपकी सोच में, आपकी मानसिकता में, आपकी एटीट्यूड में परिवर्तन बहुत धीमी गति से आता है। आप उतनी जल्दी नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते जितना भौतिक संस्कृति के संदर्भ में कर लेते हैं। आप एक बार भी किसी नई चीज को अपनाने में, अप्लायंसेस में, भौतिक संस्कृति के किसी पार्ट को अपनाने में आप बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करते। लेकिन अभौतिक संस्कृति आपके विचार, आपकी मानसिकता, मूल्य, इनमें परिवर्तन को आप बहुत मतलब लंबे समय तक खींचते हैं और बहुत जल्दी परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते, एकदम नवाचारी नहीं बन पाते। उसकी वजह से इन दोनों संस्कृतियों के बीच गैप हो जाता है, और वही संस्कृति विलंबन कहलाता है, कल्चरल लैग कहलाता है। तो उसकी वजह से समाज में तनाव भी होता है कि आपकी मानसिकता तो वही है, आपने पहनावा बदल लिया, आपने अपने कपड़े बदल लिए, रहन सहन, खाना पीना बदल लिया, मकान बदल लिया, लेकिन आपकी मानसिकता वही है, विचार वही है। तो इससे समाज में तनाव और संघर्ष पैदा हो जाता है, और उसको उस विलंबन की स्थिति को, या उस तनाव और संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए जो है हम सामाजिक परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं, या वो संघर्ष जो है तनाव के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए, तो पहली थ्योरी जो आपके सामने आई वो है कल्चरल लैग थ्योरी, जो कि ऑगबर्न ने प्रस्तुत की, और उन्होंने दो संस्कृतियों के मध्य गैप की स्थिति से सोशल चेंज को समझाया। नेक्स्ट थ्योरी है आपके पास P.A. सोरोकिन की। इनकी थ्योरी को हम जनरली पेंडुलम थ्योरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, वो इधर से उधर, आपने देखा है पेंडुलम वाली घड़ी पहले सामान्यतः अधिकतर घरों में वही होती थी, आज कल भी कुछ घरों में मिल जाएगी। तो पेंडुलम जो होता है, वो जो घड़ी का घंटा जिसे आप बोलते हैं, तो वो आपने देखा होगा, वो घूमता रहता है इधर से उधर, राइट लेफ्ट, और फिर बीच में आके थोड़े समय के लिए वो रुक जाता है। वो उसी पर बेस है ये कल्चरल चेंज की पेंडुलम थ्योरी, जो सोरोकिन ने भी उसी घड़ी के हिसाब से ही आपको ये समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स में सोशल चेंज के चक्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनका जो ये सिद्धांत है वो साइक्लिकल थ्योरी है। तो सोरोकिन के अनुसार उन्होंने कहा जैसे कि पेंडुलम होता है और वो इधर राइट टू लेफ्ट जाता है और बीच में थोड़े समय के लिए रुकता है, वैसे ही उन्होंने कहा कि इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्श परक संस्कृति दो पोल हो गए, एक राइट पोल, एक लेफ्ट पोल। ठीक है, तो जो पेंडुलम है जो घड़ी का, वो जैसे एक तरफ एक बार लेफ्ट जाता है, एक बार राइट जाता है, तो एक तरफ भौतिक संस्कृति है यानी इंद्रिय परक संस्कृति, वही जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो इंद्रियों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, जिसे आप देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो एक को इंद्रिय परक यानी सेंसेट कल्चर है, और दूसरी तरफ आदर्श परक यानी आइडियलिस्टिक कल्चर है, जिसको आप अभौतिक संस्कृति कहते हैं। तो वो इन दोनों कल्चर के बीच पेंडुलम घूमता रहता है।
एक बार भौतिक संस्कृति की तरफ जा रहा है, एक बार अभौतिक संस्कृति की तरफ जा रहा है। और दोनों के मध्य जो कि विपरीत विशेषताएं हैं, तो दोनों के मध्य आकर्षण रहता है, इसलिए वो एक से दूसरे की तरफ जाता आता रहता है। परिणाम स्वरूप एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की तरफ अक्सर होती है। दोनों में चूंकि आकर्षण है, तो कभी हम भौतिक संस्कृति की तरफ जाते हैं, कभी से अभौतिक, कभी अभौतिक से भौतिक, इस तरह वो घूमता रहता है पेंडुलम। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब बीच में वो रुकता है तो इन दोनों का मिक्सचर तैयार हो जाता है, यानी भौतिक और अभौतिक का, उसे हम आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, जो कि इंद्रियपरक और आदर्शपरक संस्कृतियों का समन्वय है। इस सिद्धांत को ही उन्होंने पेंडुलम प्रारूपीय परिवर्तन का सिद्धांत कहा। यानी आपने देखा होगा, समाज एकदम कभी भौतिक हो जाता है, भौतिकतावाद की तरफ भागते हैं, कभी अभौतिक संस्कृति की तरफ भागते हैं, और फिर बीच में एक स्थिति आती है कि हम भौतिक अभौतिक दोनों ही संस्कृतियों का समन्वय है। तो ये पेंडुलम की भांति समाज का एक से दूसरे संस्कृति की तरफ घूमना और परिणाम स्वरूप मिक्स कल्चर जो है वो उत्पन्न होती है। यही पेंडुलम का सोशल चेंज थ्योरी है, यानी सोसाइटी में चेंज होता है। इसको देखिए, इस तरह से हमने डायग्राम से बनाने की कोशिश की है, शायद इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। ये पेंडुलम है, ये घड़ी का पेंडुलम है। पेंडुलम वैसे गोल होता है, लेकिन ये इस तरह से हमने बनाया है क्योंकि हमें इसमें लिखना भी था। तो ये बीच में है आदर्शात्मक संस्कृति की, एक समाज की जो संस्कृति है वो आदर्शात्मक संस्कृति है। ये भौतिक और अभौतिक यानी सनसेट कल्चर, आइडियलिस्टिक कल्चर। तो इंद्रियपरक संस्कृति यानी भौतिक और आदर्शपरक यानी अभौतिक। तो समाज जो है, कभी एकदम आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो जाते हैं, जैसे आज के समाज को हम कहते हैं कि भौतिकतावादी समाज है। लोग मेटेरियलिस्टिक कल्चर की तरफ यानी भौतिकवादी होते जा रहे हैं, सामान की तरह खरीदना और इन सब उपभोक्तावादी बनते चले जा रहे हैं, है ना। चीजों का संग्रह करना, खरीदना और इन सब पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो एक समाज जो होता है वो भौतिकवादी हो गया। और कभी कभी हम एकदम अध्यात्म की तरफ और बिलीफ सिस्टम की तरफ भागते हैं, तो वो आपका आदर्श परक यानी आइडियलिस्टिक हो गया। ठीक है, तो हम इधर से इधर पेंडुलम की भांति जो है सोसाइटी, और दोनों चूंकि विपरीत विशेषताओं वाली संस्कृतियां हैं, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो जो समाज है वो इंद्रिय परक से आदर्श परक और आदर्श परक से इंद्रिय परक के बीच में झूलता रहता है, कभी भौतिकवादी कभी अभौतिकवादी, भौतिकवादी अभौतिकवादी। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब पेंडुलम बीच में रुक जाता है, तो वो स्थिति जो है इन दोनों के समन्वय की स्थिति है, यानी सनसेट कल्चर और आइडियलिस्टिक कल्चर का मिला जुला, भौतिक अभौतिक का मिला जुला रूप जो है आदर्शात्मक संस्कृति को बनाता है। आप भौतिकवादी भी हैं और आप आदर्शवादी भी हैं, तो दोनों के मिक्स संस्कृति से जो उत्पन्न होती है वो आदर्शात्मक। तो इसे ये सोशल चेंज की स्थिति हुई। आप भौतिकवादी से अभौतिकवादी की तरफ गए, अभौतिक से भौतिकवादी की तरफ गए, तो बीच में जो कल्चर का मिक्सचर तैयार हुआ, यही सोशल चेंज है। सोसाइटी जो है इस तरह से सामाजिक परिवर्तन का सामना करती है। ये पीए सोरोकिन की थ्योरी है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है कार्ल मार्क्स की संघर्षवादी सिद्धांत। इसको हम आर्थिक आधार पर आधारित सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। इन्होंने जो भी सिद्धांत की बात की वो संघर्ष पर आधारित थी, और संघर्ष आर्थिक कारणों से होता है, ऐसा इन्होंने एक्सप्लेन किया। चलिए पहले से समझ लेते हैं। कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत सामाजिक आर्थिक आधार पर समाज में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है, जिसके कारण अवर्गीय समाज वर्गीय समाज की तरफ और वर्गीय समाज वर्गहीन समाज की तरफ अग्रसर होते हैं, और विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर एक नवीन सामाजिक व्यवस्था को उत्पन्न करते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। और इसीलिए वह तर्क देते हैं कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी हर सोसाइटी में वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उस क्लास कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही जो है समाज में बदलाव आता है, क्योंकि जैसे ही संघर्ष बढ़ता है तब उनके बीच में जो संघर्ष बढ़ेगा उससे तनाव बढ़ेगा, और फिर एक नवीन सामाजिक व्यवस्था परिणाम स्वरूप उत्पन्न होगी। इसको हम एक डायग्राम, एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो तीन शब्द हैं अवर्गीय, वर्गीय और वर्गहीन, इसको भी मैं आपको उसी चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी तो और क्लियर होगा। देखिए ये आपके सामने है
मार्क्स ने कहा था अवर्गीय से वर्गीय समाज और वर्गीय से वर्गहीन समाज की तरफ बदलाव। उन्होंने समाज के विकास के ये चरण आपके सामने प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि हर समाज में वर्ग संघर्ष हुआ और वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही समाज में बदलाव आया। यही कहा कैसे, जो पहला समाज है वो वर्गहीन अवर्गीय समाज था। अवर्गीय यानी जहां वर्ग नहीं थे, ए क्लास सोसाइटी, ए डैश क्लास सोसाइटी, यानी जहां क्लासेस थे ही नहीं, वर्ग थे ही नहीं। वर्ग का आपने कंसेप्ट पढ़ा था जब हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा था कि वर्ग क्या है, आर्थिक आधार पर जो समाज का वर्गीकरण होता है वो वर्ग को बताता है, व्यक्त करता है। तो वर्ग जो है व्यक्ति की या समूह की जो है आर्थिक आधार पर, स्थिति के आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। वहां पर प्रारंभिक समाज में वर्ग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आदिम साम्यवादी समाज में जिसे आप कहते हैं, तो वहां वर्ग नहीं था। एशियाटिक सोसाइटी में वर्ग नहीं था, तो सब जगह समानता थी। वर्ग अवर्गीय समाज था, यानी वर्ग शब्द ही नहीं आया था, समानता थी। और सामूहिक संपत्ति का कंसेप्ट था। जो भी वनों में, जंगलों में लोग रहते थे, तो वहां जो भी पानी, जल, हवा, फल, फ्रूट, कंद मूल और पेड़ पौधे जो भी थे, उसमें सभी का समान रूप से अधिकार था। उच्चता निम्नता नहीं थी, चूंकि वर्ग नहीं था। तो इसलिए पहली सोसाइटी को उन्होंने अवर्गीय समाज कहा। धीरे 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 जैसे मनुष्य का विकास हुआ, ज्ञान बढ़ा, उसने नवाचार और ये सारी चीजें करने की का प्रयास किया और वो आगे बढ़ा, तब जो सेकंड स्टेज आई वो दास समाज कहलाई। जब जब मनुष्य के पास, जब जब मनुष्य समृद्ध होता गया, तो मनुष्य और मनुष्य के बीच संघर्ष हो गया, और जब संघर्ष हुआ तो परिवर्तन होता है। तो नया समाज आया, दास समाज। दास समाज में पहली बार जो है वो वर्ग आया, यानी व्यक्तिगत संपत्ति का कंसेप्ट आया। तो पहले सामूहिक संपत्ति थी, तब तक वर्ग नहीं थे। फिर जब व्यक्तिगत संपत्ति आ गई, तब जो है समाज में वर्ग का कंसेप्ट आया। तो व्यक्तिगत संपत्ति जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज रेस्पॉन्सिबल टू द ओरिजिन ऑफ क्लास। तो जब वर्ग आया तो वर्ग ने असमानता उत्पन्न की, क्योंकि आर्थिक आधार पर है, एक के पास संपत्ति है और एक के पास संपत्ति नहीं है। तो व्यक्तिगत संपत्ति या निजी प्रॉपर्टी आई, तो एक जिसके पास प्रॉपर्टी है, एक जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो उच्चता और निम्नता आ गई, यानी असमानता आ गई। तो एक व्यक्तिगत संपत्ति आई, उच्चता निम्नता या असमानता आई और वर्ग निर्मित हुआ। तो दास समाज में दो प्रकार के वर्ग हुए, स्वामी और दास, ओनर और स्लेव। ठीक, फिर ये समाज कई समय तक चला होगा और एज इट इज बना रहा। फिर उनके मध्य संघर्ष हुआ। जब इंसान जागरूक होता है एक समय तक बर्दाश्त करने के बाद, तो वो विरोध करता है, और जब वो विरोध करता है तब वो वर्ग संघर्ष कहलाएगा, और फिर वो दो वर्गों के बीच संघर्ष होगा, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होगी, यानी नए सिस्टम में जाएंगे। तो दास समाज में जब वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, तो नेक्स्ट जो स्टेज आया, दैट इज सामंतवादी समाज। ये भी वर्गीय समाज था, क्योंकि वर्ग उत्पन्न हो चुके थे। तो इसमें भी दो वर्ग आए, एक सामंत, जमींदार, जागीरदार जिसे आप कहते हैं, और दूसरा उसका अर्धदास। ये दास है और ये अर्धदास है। अर्धदास यानी सर्व्स जिसे कहते हैं, वो स्लेव है, ये सर्व है। तो दोनों में अंतर क्या है कि जो दास समाज वाला दास था या स्लेव था, वो अपने मालिक की प्रॉपर्टी माना जाता था और उसी के अकॉर्डिंग चलता था। उसकी अपनी कोई राय या स्वतंत्रता उसे नहीं होती थी, वो अपनी मालिक की प्रॉपर्टी माना जाता था। तो एक पशु की तरह, एक बेजान संपत्ति की तरह वो उसके अधीन रहता था। लेकिन सामंतवादी समाज में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि उद्विकास में क्या होता है कि हर अगला चरण पहले चरण से ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा जो है विकसित होता है। तो सामंतवादी समाज में भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए होंगे समाज में, तो क्या होता होगा कि ज्यादा विकसित है, ज्यादा चीजें, ज्यादा जागरूकता, ज्यादा इनोवेशंस बढ़ जाते हैं। तो सामंतवादी समाज में चूंकि दास समाज में एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा था, तो उसकी वजह से सामंतवादी समाज में जो समाज उभरा, उसमें लोगों ने एक समय तक बर्दाश्त किया और फिर चेंज लाने की कोशिश की। तो जो वो पहले समाज में, दास समाज में दास था, वो उसकी संपत्ति था, वो उसको पशुओं की तरह जंजीरों में बांध के रखता था। लेकिन सामंतवादी समाज का जो दास था, जिसको हम अर्धदास या सर्व्स कह रहे हैं, वो स्वतंत्र था,
उसके पास स्वतंत्रता थी और वो प्रॉपर्टी भी रख सकता था। फिर इस दोनों वर्गों के मध्य भी संघर्ष हुआ अपने अपने हितों को, अपने अपने अधिकारों को लेकर, और फिर नेक्स्ट सोसाइटी की तरफ मूव हुआ, और दैट इज कैपिटलिस्टिक सोसाइटी या पूंजीवादी समाज। तो पूंजीवादी समाज में भी हम दो वर्गों की उपस्थिति देखते हैं मोटे तौर पर, हम मार्क्स की बात करें तो। एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक, यानी पूंजीपति को उन्होंने कहा बुर्जुआ और श्रमिक को उन्होंने कहा सर्वहारा। तो बुर्जुआ और सर्वहारा ये आपके काम करने लगे, और वर्तमान में ज्यादातर समाज कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, पूंजीवादी समाज है। मार्क्स का ये मानना था, उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि हर समाज का जो है अंत होता है, यानी हर सिस्टम जो है अपने अंत के बीच अपने अंदर छुपाए रखता है। तो हर सिस्टम एक ना एक दिन कोलैप्स करेगा, अंत करेगा। ये बात अलग है कि कौन सा सिस्टम कितना समय लंबा चलता है, वो अलग बात है, लेकिन हर जो सिस्टम है उसका अंत होगा, क्योंकि वो अपने अंत के बीच अपने अंदर छुपाए रखता है। वही मतलब है कि हर समाज में वर्ग संघर्ष होना अवश्यंभावी, और जब संघर्ष होगा तो नेक्स्ट स्टेज आएगी, यानी सोशल सिस्टम में चेंज आएगा। तो उनका ये मानना था कि पूंजीवादी समाज में भी जब एक्सट्रीम तक एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, समानता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो एक दिन वो सिस्टम कोलैप्स करेगा और नया सिस्टम आएगा, यानी सोशलिस्टिक या समाजवादी समाज। और उस सोशलिस्टिक समाज में वापस से जो वर्ग आए थे वो समाप्त हो जाएंगे, यानी वर्गहीन समाज आएगा। वर्गहीन समाज में राज्य का जो कंट्रोल है, कंट्रोलिंग एजेंसी के रूप में काम करता है, उसकी जरूरत ही नहीं होगी राज्य के रोल की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सब में समानता होगी, तो नियंत्रण करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो समानता होगी, आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखें तो सामूहिक संपत्ति का कंसेप्ट वापस आ जाएगा, और कलेक्टिविटी जैसे अभी आप देखते हैं ज्वाइंट फैमिली और ये सब जो सामूहिकता के कंसेप्ट थे वो रीजनरेट होंगे, और समाजवादी समाज में सब जगह समानता होगी, इसलिए राज्य की भूमिका समाप्त हो जाएगी और राज्य विदरिंग अवे हो जाएंगे, यानी राज्य समाप्त हो जाएंगे। अब जो उनके 3 शब्द आपने पढ़े थे, अवर्गीय, वर्गीय और वर्गहीन समाज, तो उसको यहां अप्लाई कीजिए कि जो पहला समाज था वो अवर्गीय था, यानी वर्ग थे ही नहीं। ये बीच के जो 3 समाज है, दास, सामंती और पूंजीवादी, यानी स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी और कैपिटलिस्टिक, ये वर्गीय समाज है तीनों। तो अवर्गीय से वर्गीय समाज की तरफ, और फिर इसके बाद समाजवादी समाज कैसा है? वर्गहीन, जहां वर्ग को समाप्त कर दिया जाएगा। तो अवर्गीय से वर्गीय समाज की तरफ, और वर्गीय समाज से वर्गहीन समाज की तरफ होने वाला बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन है। और इन सबकी जड़ में क्या है? संघर्ष, वर्ग संघर्ष, यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। और क्लास कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब हितों में जो 2 वर्ग है उनके हितों में, यानी इंटरेस्ट में क्लैशेस होते हैं। तो आर्थिक आधार पर या हित के आधार पर जो इंटरेस्ट क्लैश होता है, उसी के आधार पर, यानी वही वर्ग संघर्ष है। और जब वर्ग संघर्ष होता है तो समाज में बदलाव की स्थिति उत्पन्न होती है, और यही सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। ठीक है, तो आपने यहाँ 3 सिद्धांतों को पढ़ा। ऑकबर्न का सिद्धांत जो 2 थ्योरी के बीच, 2 संस्कृति के मध्य गैप की बात करते हैं, और उनसे तनाव होता है, शोषण होता है, संघर्ष होता है और समाज में बदलाव आता है। फिर आपने सोरोकिन पढ़ा, जो कहते हैं कि संस्कृति जो आपकी आइडियलिस्टिक और सेंसेट कल्चर है, यानी इंद्रिय परक और भौतिक संस्कृति है, इंद्रिय परक और आदर्श परक, उनके बीच हमारा समाज झूलता रहता है। कभी हम बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो जाते हैं, कभी हम अभौतिक हो जाते हैं, और फिर एक स्थिति आती है कि दोनों का मिक्सचर, यानी दोनों संस्कृतियों का समन्वय हो जाता है, और वही समाज में परिवर्तन का समय होता है। तीसरा सिद्धांत आपने बताया मार्क्स का। तो मार्क्स की थ्योरी जो संघर्षवादी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहलाती है, और वो सामाजिक आर्थिक आधार पर बेस्ड है। तो उन्होंने बताया कि कैसे समाज में जब वर्ग का कंसेप्ट आया, नहीं सामूहिक संपत्ति से आप व्यक्तिगत संपत्ति की तरफ गए, तो अवर्गीय से आप वर्गीय की तरफ गए, और फिर वापस से वर्गीय से हम वर्गहीन समाज की तरफ जाएंगे। और यही समाज में जो वर्ग संघर्ष है विभिन्न समाजों में होने वाला, यही जो है समाज में बदलाव का सूचक है। तो इस तरह से आपने इन 3 सिद्धांतों के माध्यम से समझने की कोशिश की कि सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सबको सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।